बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो पोर्शन है जिसको हमने स्टडी करना है, ठीक है, वो है हमारे पास जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौरे हुकूमत। ठीक है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौरे हुकूमत। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौरे हुकूमत जो है वो 12 अक्टूबर 1999 को शुरू हुआ। 12 अक्टूबर 1999, ठीक है, ये डेट्स याद रखने की है। और 18 अगस्त, यहाँ से लेकर तकरीबन 18 अगस्त 2008 तक इनका ये दौर जारी रहा। 18 अगस्त 2008 को इन्होंने फिर आखिरकार इस्तीफ़ा जो है वो दे दिया। ठीक है, और इनके दौर के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई, काफ़ी सारी ऐसे स्टेप्स लिए गए कि जिनका देखना हमारे लिए लाजमी है, उसको समझना भी लाजमी है, क्योंकि आइंदा के लिए भी फिर वो हमारे काम आ सकते हैं। अब मुशर्रफ साहब हुकूमत के अंदर आए कैसे? हुकूमत तो पहले थी नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है उसको डिसमिस करके फिर आपकी हुकूमत जो है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के हाथों कैसे चढ़ी? तो ये कहानी शुरू होती है कारगिल से। ठीक है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, जितनी भी आपकी लैंड की जो आपकी फौज है, ठीक है, उस सब के सरबराह जो हैं आपके पास जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब थे। ठीक है, तो हुआ कुछ ऐसे 99 के अंदर, और इससे पहले ये जो है अफ़गान सिविल वॉर के अंदर भी शामिल रहे थे। ठीक है, अफ़गान सिविल वॉर जो चल रही थी अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के बीच में और जो उनके नॉर्दर्न अलायंस थे, ठीक है, उनके बीच में जो जंग चल रही थी, तो उसके अंदर भी पाकिस्तान जो है काफ़ी इंटरफेयर करता था। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या DGISI जो है, ये इसके अंदर लाजमी जो है इनकी इंटरफेरेंस जो है वो शामिल होती थी। तो हुआ कुछ ऐसे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो आपके जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो आपके नवाज शरीफ साहब थे। ठीक है, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कन्विंस किया नवाज शरीफ को, इस बात के ऊपर मनाया कि हम जो है वो कश्मीर को फतह कर लेते हैं। ठीक है, अब कश्मीर जो है उसको फतह करने का जो ख्वाब है वो तकरीबन सारे ही अमीरुल मोमिनीन, जितने भी मुसलमान यहाँ पर जो हुक्मरान बनते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके जहन के अंदर आता है, क्योंकि कश्मीर एक ऐसा कांटा है जो बनने से लेकर आज तक हमारे हलक के अंदर जो है वो फंसा हुआ है। ठीक है, हम ये मानने को तैयार नहीं कि कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए, और किसी भी सूरत में हम चाहते हैं कि कश्मीर किसी तरह से पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, या अगर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनता तो कम से कम कश्मीर जो है उसके अंदर एक ऐसी हुकूमत हो जिसके ऊपर इन्फ्लुएंस जो है असर पाकिस्तान का हो कम से कम। ठीक है, और मैप के अंदर आपको पता है कि कश्मीर हमारे पास जो है ये आपके पास नॉर्थर्न एरियाज़ हैं। ठीक है, और ये आपके पास फिर कश्मीर का एरिया है। ठीक है, ये इस तरह से तकरीबन कुछ अंदाज़तन डायग्राम में बना रहा हूँ पिक्चर। ठीक है, इसको इसी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। और ये हमारे पास जो एरिया है, ठीक है, ये हमारे पास आज़ाद कश्मीर है। ठीक है, ये आज़ाद कश्मीर है, ये आपके पास जम्मू कश्मीर है। ठीक है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर या जम्मू कश्मीर इसको कहते हैं। ये आपके पास गिलगित बल्तिस्तान या जिसको नॉर्दर्न एरियाज़ कहते हैं, ये आपके पास वो है पाकिस्तान जिसको इन्फ्लुएंस करता है। और यहाँ पर कुछ एरिया जो है ये आपने जो है चाइना को दे दिया था, जिसको अक्साई चीन कहते हैं। ठीक है, अब हुआ कुछ ऐसे कि यहाँ के थ्रू, ठीक है, अब इंटरनेशनल बॉर्डर तो आपके पास ये है, ये आपके पास यहाँ पर जितना यहाँ से लेकर जो है सिंध तक जो एरिया आया हुआ है, ये सारा आपके पास इंटरनेशनल बॉर्डर है। इस साइड पे आपके पास इंडिया है, इस साइड पे पाकिस्तान है, लेकिन ये जो आपके पास बॉर्डर है, ठीक है, ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। ठीक है, इसके ऊपर यानी जंग है, इसको पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता। इंडिया जो है वो कहता है कि ये बॉर्डर है, पाकिस्तान कहता है नहीं ये बॉर्डर नहीं है, ये बॉर्डर है हमारे पास। ठीक है, तो ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर जो है इसको LOC भी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। अब हुआ कुछ इस तरह के, इस बॉर्डर के ऊपर अगर लड़ाई होती है, पाकिस्तान इंटरफेरेंस करता है, तो इंटरनेशनली उसको ये कहा जाएगा कि आपने इंटरनेशनल बॉर्डर जो है उसको क्रॉस किया है और आपने वायोलेशन की है, दूसरे मुल्क को का जो हक है वो आपने मारा है। तो पाकिस्तान ने ये सोचा कि हम यहाँ के थ्रू, गिलगित के थ्रू जो है यहाँ से आते हैं। ठीक है, और सर्दियों के अंदर ये एरिया जो है काफ़ी सारे, यहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ होती है कि यहाँ पर रहना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। तो ये जो कारगिल का एरिया है या सियाचिन का एरिया है, ठीक है, वो आपके पास इस एरिया के अंदर आता है। ठीक है, ये एरिया जो है ये आपके पास आता है। तो गिलगित के थ्रू
NLI के ज़रिए, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के ज़रिए जो है पाकिस्तान ने यहाँ पर इंटरफेरेंस करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने सोचा कि हम यहाँ से आएंगे, अगर बाहर दुनिया ने शोर मचाया तो हम कहेंगे भाई कि हमारी फ़ौज तो यहाँ पर नहीं है, ये तो मुजाहिदीन हैं, ठीक है, जो पहाड़ों से उतर कर यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने यहाँ पर कब्ज़ा करने की कोशिश की है। और ये ऐसा टाइम चुना इन्होंने कि सर्दियों का टाइम हो और उसके अंदर हो ये कि यहाँ पर जब बर्फ़ पड़ जाती है तो यहाँ से बाकी जो इंडियन फोर्सेस हैं वो यहाँ से थोड़ा सा बैक ऑफ कर जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर रहना जो है, ज़िंदगी गुजारना थोड़ा इतना आसान नहीं है। तो ये प्लान जब बताया गया, ठीक है, और इसको काफ़ी सारे जो मुशर्रफ साहब के साथी भी थे या उनके सबॉर्डिनेट्स थे, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया है और उन्होंने ये भी कहा कि ये प्लान जो है एक फेल्ड प्लान था, एक ब्लंडर था, एक तबाहकुन प्लान था, पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से इसकी मैनेजमेंट हो नहीं पाई और ना हो सकती थी, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको जो है वो जारी किया गया और इसको नाफिजुल अमल किया गया। तो ये पाकिस्तान का इसके अंदर जो है नुकसान होना लाजमी बात थी। लेकिन खैर मुशर्रफ साहब ने कन्विंस किया जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे नवाज शरीफ साहब को कि आप जो हैं इंशाल्लाह फातेह कश्मीर के नाम से मशहूर हो जाएंगे, ठीक है, और PM साहब जो हैं वो भी इस चीज़ के ऊपर राज़ी हो गए और आखिरकार मुख्तलिफ़ किस्तों के अंदर मरहला वार तरीके से मुख्तलिफ़ फ़ौजें जो हैं यहाँ पर भेजी गई और उसके ज़रिए जो है यहाँ पर ये जो कारगिल का एरिया है, ठीक है, सियाचिन का एरिया, इसको ले लेने की कोशिश की गई। और तो जब ये लोग यहाँ पर आए तो कुछ टाइम के बाद, पहली बात तो यह है कि इंडियन की भी इंटेलिजेंस फेलियर थी। जैसे ही ये यहाँ से बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, ठीक है, उस वक्त उनको अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन ये जब बॉर्डर क्रॉस कर चुके, ये वहाँ के जो एरिया है, ठीक है, तकरीबन 8 किलोमीटर का एरिया जो है ये यहाँ तक पहुँच गए इस एरिया के ऊपर और तब जाकर जो है इंडिया ने जो है रिटेलिएट किया। उन्होंने ये अंदाज़ा हुआ कि अब यहाँ हमारे अंदर फ़ौज जो है पाकिस्तान की वो घुस चुकी है। पाकिस्तान चूंकि इसको डिनाई करता रहा पब्लिकली कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, ना हमारी फ़ौज जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर गई है। कुछ मुजाहिदीन होंगे, ठीक है, जिस तरह के पिछले के अदवार के अंदर भी पाकिस्तान ऐसे ही जो है प्रॉक्सीज़ के ज़रिए जो है ये काम करता रहा। खैर, लेकिन जब ये चले गए और इंडिया ने रिटेलिएट किया तो उसने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला, ठीक है, कि पूरी दुनिया के अंदर ये बात मशहूर हो गई कि अब इंडिया जो है उसने यहाँ पर पाकिस्तान की तकरीबन इसके अंदर 20,000 फौज जो है या 20,000 फोर्सेज जो हैं, जवान जो हैं, ठीक है, वो इसके अंदर इन्वॉल्व थे। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने तकरीबन 2 लाख के करीब, ठीक है, पाकिस्तान से तकरीबन 10 गुना ज़्यादा जो है फौज जो है वो अब यहाँ पर लानी शुरू कर दी, ठीक है, कुछ यहाँ पर और बाकी जो आपकी 7 लाख फौज है, ठीक है, वो आपके इस बॉर्डर के ऊपर लानी शुरू कर दी और एक फुल फ्लेज वॉर जो है उसका अंदेशा अब पाकिस्तान के ऊपर मंडलाने लगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान ने रिटेलिएशन किया है तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि इंडिया जो है वो सिर्फ यहीं पर जो है इसका जवाब देगा। इंडिया ने यहाँ से पूरे बॉर्डर के ऊपर जो है अपनी फौज जो है उसको मोबिलाइज कर दिया और इसको लाने की कोशिश की। जब ये हालत हो गई तो उसके बाद फिर पाकिस्तान के लिए मसला जो है वो गंभीर से गंभीरतर होता गया, मुश्किल से मुश्किल तर होता गया। पाकिस्तान ने फिर, पाकिस्तान अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान अब इंडिया का ऐसे मुकाबला नहीं कर सकता था, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना लोग पूरे हैं, ना आपके पास एम्यूनिशन की है, ना आपके पास इंटरनेशनल सपोर्ट है, क्योंकि आपने शुरुआत की है जंग की, ठीक है, तो इंटरनेशनल सपोर्ट भी नहीं है पाकिस्तान की। तो ऐसे में पाकिस्तान ने अपने जो पुराने साथी हैं, ठीक है, US है, वहाँ से जो है मदद लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आप जो हैं आप हमारी मदद करें और इस मामले को जो है वो सुलझाएं। तो US ने भी ये कंडीशनल अप्रोच रखी कि पहले आप यहाँ से अपनी जो फोर्सेज हैं उनको वापस भेजें। आप जब इनको वापस भेज देंगे, ठीक है, तब जाकर जो है आपकी बात जो है आगे हो सकती है और इंडिया के साथ हम आपके जो जंगबंदी है वो करवा देंगे, ठीक है। तो काफ़ी टाइम जो है ये अब इसके अंदर लगा, तकरीबन 2 महीने तक ये जंग जारी रही। यहाँ पर आए, उन्होंने, पाकिस्तानी फ़ौज ने ये पोस्ट कब्जा कर ली थी मुकम्मल तौर के ऊपर, लेकिन उसके बाद जब बाद में ये हालात बिगड़ गई और ये सारी जो आपकी फोर्सेज मोबिलाइज हुई और पाकिस्तान के ऊपर एक फुल फ्लेज जंग का खतरा मंडलाने लगा, तो उसके बाद आखिरकार पाकिस्तान को वापस हटना पड़ा और पाकिस्तान ने जो है ये फैसला किया कि ये फोर्सेज जो है इनको वापस बुला लिया जाए, ठीक है। मान तो नहीं रहे थे पाकिस्तान के ये हमारी फोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी इनको वापस बुलाने के ऊपर मजबूर किया कि आप अब वापस आ जाएं, क्योंकि पाकिस्तान इनको सप्लाई भी नहीं कर सकता था, ठीक है, आपकी फूड सप्लाई जो है न वो कर सकता था, वो न असलहे की सप्लाई कर सकता था, क्योंकि ये एरिया ऐसा है कि पूरी दुनिया आपके ऊपर ये नज़र रखे हुए है कि आप जो है इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर रहे और छुप छुप के आप
फिर वो सप्लाई जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इस जंग के अंदर पाकिस्तान का नुकसान होना लाजमी था। खैर आखिरकार पाकिस्तान ये मान गया और पाकिस्तान ने अपनी फ़ौज जो है वो वहाँ से बुला ली, ठीक है। जो बाकायदा फ़ौज नहीं थी, NLI जो है पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर उसके बाद से शामिल हुई, ठीक है, और बाकायदा फ़ौज के यूनिट जो है उसको करार दिया गया। लेकिन आखिरकार जब इस खौफ का जो साया जो है वो छट गया, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये काम मुझसे जिस बंदे ने करवाया है, यानी परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, इसको जो है अब छोड़ना नहीं है, ठीक है। इन्होंने कहा कि ठीक है ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे, लेकिन इसके खिलाफ इंक्वायरी होगी कि क्यों इसने ये काम किया है, ठीक है। अब जब ये इंक्वायरी हो रही थी और इसी दौरान जो है फिर श्रीलंका के अंदर जो है एक परेड के अंदर जो है वो शामिल हुए थे, ठीक है। जहाज़ों की एक नुमाइश थी, उसके अंदर मुशर्रफ साहब जो है वो श्रीलंका चले गए थे। जब श्रीलंका गए थे और वहाँ से वो वापस आ रहे थे पाकिस्तान के अंदर, तो ये यहाँ पर आपके पास कराची है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो है वो इस्लामाबाद है, सही है। तो हुआ कुछ ऐसे कि आपकी कराची के ऊपर जो श्रीलंका से जहाज़ लैंड करना था मुशर्रफ साहब का, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इसको लैंड ना होने दिया जाए और इसको कराची की जगह आप इंडिया के अंदर लैंड कर दें, ठीक है। तो ये वैसे तो कोई होशियार फैसला नहीं था, ठीक है, ना इसको अक्लमंदाना या दानिशमंदाना फैसला कह सकते हैं कि आप अपने ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो है अपनी ज़मीन के ऊपर उतरने की बजाय कहते हैं कि इसका जहाज़ जो है वो इंडिया में लैंड करवाया जाए, ठीक है, और उसको डिसमिस कर देते हैं, ठीक है, कि इसकी जगह जो है ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब जो हैं, ठीक है, वो अब फ़ौज की कमान जो है वो संभालेंगे, ठीक है। तो ऐसा ह्यूमिलिएटिंग सूरत हाल जो है जिसके अंदर जो है फ़ौज को अपनी ह्यूमिलिटी नज़र आए कि हमारी इंसल्ट हो रही है, बेइज्जती हो रही है, तो ऐसी चीज़ जो है वो फ़ौज जो है वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। तो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ फिर ये सियासी तौर के ऊपर भी और फ़ौजी तौर के ऊपर भी जो है उनके खिलाफ एक महाज़ाराई जो है वो गर्म होगी, ठीक है। और इनका जहाज़ यहाँ पर जब मंडला रहा था, ठीक है, इसी दौरान जो है इन्होंने अपने जो इनके जो बाकी साथी थे, लॉयलिस्ट थे, इनके जो वफादार साथी थे, उन्होंने इनके लिए रास्ता हमवार किया और यहाँ पर इन्होंने बात करवाई और आखिरकार इनको यहीं पर उतरवा दिया। और यहाँ पर जो नवाज शरीफ साहब हैं, ठीक है, नवाज शरीफ साहब को रावलपिंडी की जो 111 ब्रिगेड है, ठीक है, उन्होंने फिर आखिरकार नज़रबंद कर दिया, ठीक है, और उनको जो है उनके जो फैसले वगैरह हैं उनको ऊपर मुकम्मल पाबंदी लग गई। रेडियो पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीविज़न, ये सारे जो हैं ये पाकिस्तान आर्मी के कब्ज़े के अंदर चले गए उसके बाद, ठीक है। तो ऐसे में फिर ये जो कारगिल का वाक़या था, उसके बाद जो उसका रिज़ल्ट आया था और उसकी वजह से जो अहमकाना फ़ैसला नवाज शरीफ साहब ने किया था, उसके नतीजे के अंदर आखिरकार जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो इक़्तिदार अच्छा, जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौरे हुकूमत शुरू हुआ और वो शुरू हुआ 12 अक्टूबर 1999 से लेकर 18 अगस्त 2008 तक का था, ठीक है। तो मुशर्रफ साहब जब हुकूमत में एक मरतबा आ गए तो उनके दौर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो पेश आईं, ठीक है। पहले तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि 99 के अंदर इन्होंने हुकूमत ली। अब इनको हुकूमत करने का कोई तजुर्बा नहीं है, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं, ठीक है, और इन्होंने हुकूमत भी ले ली। तो इन्होंने हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म के तौर के ऊपर नहीं ली, ना ही इन्होंने सदर के तौर के ऊपर ली, बल्कि इन्होंने हुकूमत एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर के ऊपर ली, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर के ऊपर की, यानी कि मैं करता धरता हूँ और मैं इन चीज़ों को संभालूंगा इस मुल्क के अंदर जितनी हो रही हैं, और इन चीज़ों को संभालने का फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, डेमोक्रेटिकली हर लिहाज से मेरी ये जिम्मेवारी है, ठीक है, और इवन डिफेंस के लिहाज से। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी ये थे, ठीक है, और चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ भी ये थे, और इसके अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव साहब भी जो है वो ये थे। अब इन्होंने फिर उसके बाद ये किया कि 2001 के अंदर, ठीक है, 2001 के अंदर आखिरकार इन्होंने रफ़ीक तारड़ साहब को जो है वो सुबकदोश कर दिया उनकी सदारत से, और उसकी जगह सदर भी ये खुद बन गए, ठीक है। अब ये चीफ एग्जीक्यूटिव से सदर की कुर्सी जो है, जो सदर के इख्तियार थे वो भी इन्होंने इख्तियार कर लिए, और बीइंग सदर इन्होंने फिर जो है अपने इख्तियार जो है उनको वसी कर दिया। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी ये थे, चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ भी ये थे, आपके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी ये थे, और आपके चीफ एग्जीक्यूटिव भी ये थे, ठीक है। तो तकरीबन जितने भी ऊपर लेवल के ऊपर जितने ओहदे हैं वो सारे इनके पास आ गए थे, और ये सारे ओहदे जब इनके पास आए तो उसके बाद ये जो रिफॉर्म लाना चाहते थे, जो काम करना चाहते थे, वो आराम से ये कर सकते थे। अब इन्होंने मुख्तलिफ लेवल के ऊपर मुख्तलिफ सोच के मुताबिक काम किए, ठीक है, वो उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब इनके दौर के अंदर जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो हुई, ठीक है, वो ये थी कि एक तो ये 2001 के अंदर सदर बने, उसके अलावा 9/11 का वाक़या हुआ, ठीक है, 9/11 जिसको कहते हैं, ठीक है, यानी 11 सितंबर को एक वाक़या हुआ अमेरिका के अंदर, ठीक है, 11 सितंबर को अमेरिका के अंदर एक वाक़या हुआ। अमेरिका के अंदर ट्विन टावर जो हैं, ठीक है, दो इस तरह की एक टावर्स थी, और उसके साथ एक जहाज़ टकराया यहाँ पर, और ये सारी टावर जो है ये ज़मीन के अंदर धंस गई, और उसके अंदर सैकड़ों लोग जो हैं वो उसके अंदर हलाक हो गए, ठीक है। तो अब ये जो वाक़या था, इसके बाद अमेरिका ने कहा कि अब मैं इसका बदला लूँगा अफ़गानिस्तान से, क्योंकि इसके ताने बाने अफ़गानिस्तान के साथ मिलते हैं, ठीक है, और वहाँ पर जो मुजाहिदीन हैं, तालिबान हैं, उनके साथ इसके ताने बाने मिलते हैं, ठीक है, जो मौलवी उमर हैं, उसामा बिन लादेन हैं, इनके साथ, या अयमन ज़वाहिरी वगैरह हैं, ये जो तालिबान तहरीक के जो बानी हैं, उनके साथ इनके ताने बाने
मिलते हैं और हमने अब उनको इस सफ़ा हस्ती से मिटाना है। अब पाकिस्तान मरता क्या ना करता, अब पाकिस्तान को एक ऑप्शन दे दीजिए, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये आपके पास पाकिस्तान है और पाकिस्तान से ऊपर आपके पास ये आपके पास अफगानिस्तान है, ठीक है, और ये आपके पास पोरस बॉर्डर है, ठीक है, जिसको अफगानिस्तान तस्लीम भी नहीं करता, लेकिन यह है कि फिर भी एक बॉर्डर है यहाँ पर जिससे आना जाना जो है लोगों का जारी रहता है। और पिछले कुछ सालों के अंदर मुशर्रफ साहब एक्टिवली अपनी फोर्सेस के साथ यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान की सिविल वॉर के अंदर शामिल रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ पर अफगानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत थी या तालिबान जो आर्मी थी वो लड़ रही थी, ठीक है, बरसरे पेकार थी नॉर्दर्न अलायंस के साथ, उनके साथ लड़ रही थी, तो मुशर्रफ साहब और उनके जो साथी हैं वो सपोर्ट कर रहे थे तालिबान को। अब इनकी ये सपोर्ट तो इनके साथ थी, अब अमेरिका जो है वो इन तालिबान को ख़त्म करना चाहता है, पाकिस्तान उनकी सपोर्ट करता रहा था, तो उसने सबसे पहले पाकिस्तान उनकी ये जो सपोर्ट है इसको ख़त्म करना चाहा कि पाकिस्तान को ये धमकी दी कि अगर आप हमारे साथ रहोगे, आप हमारे साथ वॉर अगेंस्ट टेरर के अंदर शामिल होगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप शामिल नहीं होगे तो फिर हम जो है आपको स्टोन एजेस के अंदर भेज देंगे, यानी उस ज़माने के अंदर भेज देंगे, पत्थरों के उस ज़माने के अंदर जब लोगों को जब आग भी जलाते थे तो पत्थरों को रगड़ कर जो है वो आग जलाया करते थे, और इस तरह के माहौल के अंदर थे कि न कपड़े थे, न बाकी खाने के सामान थे, न बाकी अशिया थी, यानी हम पाकिस्तान को भी तबाह बर्बाद कर देंगे, ठीक है। ये उनकी धमकी का मकसद था, यानी या तो आप हमारे साथ मिल जाओ और या आप जो है हमारे खिलाफ होगे। तो पाकिस्तान जो है उसकी चूंकि पिछली कार्रवाइयाँ भी इनके साथ रही थी, तो पाकिस्तान ने इस सूरत हाल के अंदर अपने आप को इनसे अलग करना जो है उसके अंदर बेहतरी जानी, और मुशर्रफ साहब ने जो है अमेरिका का साथ देना जो है उसको कबूल कर लिया कि हम चलें, अमेरिका आपके साथ हैं हम, ठीक है, तालिबान के साथ हम किसी किस्म का जो है दोस्ताना रवैया नहीं रखेंगे, ना उनकी मदद करेंगे, बल्कि आप जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म कर रहे हैं, ठीक है, जो जंग लड़ रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, हम उसके अंदर आपके साथ शामिल होंगे। तो ये मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर एक ऐसा वाक़या था जिसकी पाकिस्तान के ऊपर बहुत दूर रस असरात थे, और आखिरकार फिर बाद में पाकिस्तान को जो दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा उसके अंदर भी यही वजह थी, ठीक है, कि पाकिस्तान को चूंकि तालिबान से इसने अपने आप को पीछे कर दिया था और उसकी वजह से फिर वही जो है जो बैकफायर था, ठीक है, वो पाकिस्तान के ऊपर आया। अब मुशर्रफ साहब जब उसके बाद मुशर्रफ साहब ने अपनी दौर को दवाम देने के लिए ताकि ये मजबूत रहें, ठीक है, और अब इनको अमेरिका की सपोर्ट भी हासिल हो गई थी, तो 2002 के अंदर, ठीक है, 2002 के अंदर इन्होंने रेफरेंडम करवाया, सदारती रेफरेंडम करवाया, यानी उसके अंदर अवाम की राय ली जाएगी कि क्या मैं आपके लिए सदर हूँ या नहीं हूँ, ठीक है, आप मुझे सदर के तौर के ऊपर एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। तो जाहिर सी बात है कि आपकी हुकूमत हो, चीफ एग्जीक्यूटिव आप हो, अमेरिका आपके साथ हो, ठीक है, इंटरनेशनल सपोर्ट आपके साथ हो, क्योंकि आप अफगानिस्तान के अंदर जंग लड़ने जा रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर अमेरिका को हमेशा ही डिक्टेटर की ज़रूरत होती है जो उनके हर कहे के ऊपर जो है वो अमल कर सके। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर मुशर्रफ साहब जो हैं उन्होंने रेफरेंडम करवाया, और ये जो अफगान रिफ्यूजीज थे वो भी इसके अंदर शामिल रहे, उनके लिए भी कार्ड वगैरह इशू कर दिए गए ताकि वो भी इसके अंदर वोट डाल सकें। तो जब ये सारे वाक़यात हुए तो उसके अंदर मुशर्रफ साहब बाकायदा तौर के ऊपर दोबारा से हमारे जो हैं सदर वो भी मुकर्रर हुए। लेकिन मुशर्रफ साहब जब आए तो इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए, बहुत सारी ऐसे काम किए, ठीक है, जिनको यहाँ पर बयान करना लाजमी है, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो है, ठीक है, वो है मकामी हुकूमतें, यानी आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, ये उसके अंदर एक बहुत बड़ा पेशरफ्त इन्होंने की। और इससे पहले आप देख सकते हैं कि जितनी हमारे पास जमहूरी हुकूमतें आई हैं, चाहे नवाज शरीफ की हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, ठीक है, उन्होंने कभी भी मकामी हुकूमतों को वो इंपॉर्टेंस नहीं दी। उनके मुकाबले के अंदर चाहे अयूब खान साहब की हुकूमत हो, चाहे ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत हो, चाहे मुशर्रफ साहब की हुकूमत हो, उन्होंने जो ज़्यादा जोर है वो हमेशा मकामी हुकूमतों को ही दिया है, ठीक है, अगर हम उस वक्त की बात करें, ठीक है। तो उसके अंदर मकामी हुकूमतों के हवाले से इन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है वो बनाया, और उसके अंदर इन्होंने एक प्रॉपर प्लान बनाया कि हमारी मकामी हुकूमत होनी कैसी चाहिए, ठीक है। इन्होंने कहा कि 3 दर्जाती निज़ाम होना चाहिए, ठीक है, 3 लेवल्स होने चाहिए, ठीक है। आपके पास लेवल 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। इस लेवल के ऊपर आपके पास जो है यूनियन काउंसिल होगी, ठीक है, और इस लेवल के ऊपर आपके पास तहसील काउंसिल होगी, और इस लेवल के ऊपर आपके पास जिला काउंसिल होगी, ठीक है। तो अब ये 3 लेवल जब बना दिए गए, ठीक है, आपके पास के यूनियन काउंसिल के लेवल के ऊपर आप लोगों को मुंतखब कर सकते हैं। उसके बाद ये यूनियन काउंसिल के ऊपर जो लोग मुंतखब हुए होंगे, ठीक है, जो आपने यूसीज के लोगों को मुंतखब किया हुआ है, ये लोग आपके पास तहसील के लोग मुंतखब करेंगे, ठीक है, और वो आपके पास नाज़िमीन जो है आपके पास जिला नाज़िम जो है वो मुंतखब करेगा। अब जिला नाज़िम जो है उसको मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर बहुत सारे इख्तियारात दे दिए गए, और उनको इस पूरे ज़िले का जैसे कि हुक्मरान या बादशाह हो, ठीक है, वैसे ही इख्तियारात दे दिए गए। आपके कमिश्नर का ओहदा ख़त्म कर दिया गया कि कोई कमिश्नर नहीं होगा, ठीक है, जितने आपके डीसीज़ हैं, ठीक है, आपके डीपीओज़ हैं, वो आपके इस ज़िले नाज़िम के जो हैं अंडर होंगे, ठीक है। तो ये ज़िला नाज़िम का जो ओहदा था ये एक काफ़ी पावरफुल स्ट्रॉन्ग ओहदा जो है वो बना दिया गया, यानी आपकी जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है उन सब का सरबराह जो है आपके पास ज़िला नाज़िम जो है वो होगा, ठीक है। और ये ज़िला नाज़िम जो है ये आपके पास अवाम में से आया है, और इसके लिए आपने एक और शर्त ये रखी कि जितने भी हमारे पास
नाज़मीन वगैरह हैं, ठीक है, इलेक्शन के लिए, इनके लिए मैट्रिक तक की तालीम होना जो है वो लाजमी है, कम से कम जो बेसिक तालीम हो, ताकि वो इन्होंने हासिल की हो। अब ये लोग जब सरबराह बने, ठीक है, तो इनके पास ये पूरे इख्तियारात थे कि ये जो अपना ज़िला है उसके अंदर काफ़ी सारे काम कर सकते हैं, उसके अंदर ये भर्तियाँ कर सकते हैं, उसके अंदर तबादले कर सकते हैं, उसके अंदर मालियाती निज़ाम जो है, ठीक है, जो मालियाती इख्तियार हैं आपके, वो कर सकते हैं। यानी आप टैक्स लगा भी सकते हैं किसी रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर, जंगल के ऊपर, या किसी ज़ू के ऊपर, या आपने कोई और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसके ऊपर आप टैक्स लगाना चाहते हैं, या दुकानों के ऊपर, तो ये टैक्स आप लगा भी सकते हैं, टैक्स को आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, और इकट्ठा करने के बाद आपके पास ये भी इख्तियार है कि आप उसको आवाम के ऊपर अपनी मर्जी के मुताबिक, या आवाम की ख्वाहिशों या उमंगों के मुताबिक लगा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे इख्तियारात जो हैं वो जिला नाज़िम को इन्होंने दिए थे। खैर बाद में तकरीबन 2005 का जो ऑर्डिनेंस आया, ठीक है, लोकल बॉडीज़ का, उसके अंदर इसको बदल दिया गया, लेकिन उस वक्त से पहले जो आपके पास थे, और उसके अंदर तादाद जो है 21 से लेकर आपकी कम कर दी और 13 कर दी गई, ठीक है। तो ये आपको जो इख्तियारात दिए गए थे लोकल लेवल के ऊपर, अगर इस तरह के इख्तियारात हों तो वाकई में ये मुल्क जो है काफ़ी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि आवाम के नुमाइंदे और आपके नज़दीकी नुमाइंदे जब आपके सरबराह होंगे, ठीक है, तो लाज़मी बात है कि उनको आपकी फ़िक्र ज़्यादा होगी, और आपका पैसा आप ही के ऊपर जो है लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ऐसी सूरत हाल के अंदर। और दूसरी बात यह है कि आप उनसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मेरा पैसा गया कहाँ पर, मेरे ऊपर तो लग नहीं रहा, ठीक है, तो या उसकी वजह से फिर, और दूसरी मरतबा ये कि उसको आपने वैसे भी फिर दोबारा से इलेक्ट करना होगा, तो उसने लाजमी कुछ ना कुछ आपको देना होगा। तो ये जो मकामी हुकूमतें हैं, ये एक बहुत बड़ा स्टेप था इनका जो इन्होंने लिया, जिसकी वजह से अवाम जो है वो इनके जो काफ़ी तारीफ़ करती है, ठीक है। और जो इन्होंने काम किए उसके अंदर ये था कि मुशर्रफ साहब की जो इत्तेदाल पसंदी है उसको काफ़ी जो है वो सराहा गया, बाहर के मुल्कों के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी, क्योंकि मुशर्रफ साहब ने एक तो ये किया कि जो ख़वातीन हैं, ठीक है, ज़ाहिर सी बात है कि जो मुआशरा होता है उसके अंदर मर्द और ख़वातीन दोनों होते हैं, और पाकिस्तान का मुआशरा ऐसा है कि ये जो हमारे जो मजहबी इक़दार हैं, ठीक है, वो इसके अंदर काफ़ी सारा इंटरफेरेंस करते हैं, तो इसके अंदर औरतों को काफ़ी जो है वो सप्रेस करने की कोशिश की जाती है। तो मुशर्रफ साहब ने उनको एम्पावर करने के लिए जो है वो काफ़ी सारे स्टेप्स लिए, जिसकी वजह से इंटरनेशनली भी उनकी काफ़ी पजीराई हुई। इन्होंने चाहे वो सेनेट के अंदर सीटें हों, चाहे वो नेशनल असम्बली के अंदर सीटें हों, चाहे वो लोकल बॉडीज़ के अंदर सीटें हों, ठीक है, उनके अंदर रिजर्व कोटा और सीटें जो है उनके लिए मुकर्रर कर दी। तो ये भी इनका एक ऐसा स्टेप था जिसकी वजह से इनके ऊपर जो है वो काफ़ी इनको पजीराई हासिल हुई, ठीक है। और इसके साथ साथ इन्होंने पूरी दुनिया के साथ साथ चलने के लिए जो है वॉर अगेंस्ट टेरर जो है उसको शुरू किया, यानी कि जो दहशतगर्दी हो रही है उस दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो जंग के अंदर पाकिस्तान अमेरिका की फ्रंट लाइन फोर्स के तौर के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। ये आपके पास अफगानिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर आपने यहाँ पर इनको अड्डे दिए, चाहे आप यहाँ पर जहाज उतारें, चाहे फौजी उतारें, जो मर्जी आप करना चाहें, हम आपके साथ हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर जब आते थे, ठीक है, कराची के ऊपर, पोर्ट कासिम के ऊपर आपकी जितनी भी आपके जो फौजी हैं वो यहाँ से आते थे, या सामान जो है वो यहाँ से आता था, तो रेस्ट करने के लिए या जो भी है, आप पाकिस्तान उनको पूरी जो है वो सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता था अमेरिका को, तो अमेरिका भी उस लिहाज से खुश होता था, और अमेरिका पाकिस्तान की जो है वो मुआवनत भी करता था, उस लिहाज से मदद भी करता था। और ये जो बाकी जो इत्तेदाल पसंदी वगैरह है, या वॉर अगेंस्ट टेरर है, ठीक है, या इसके अलावा जो बाकी स्टेप्स मुशर्रफ साहब लेना चाहते थे उसके अंदर भी जो है वो सपोर्ट करता रहा था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मुशर्रफ साहब ने क्या किया, अपने दौर के अंदर जो है पाकिस्तान की इकनॉमिक हालत ठीक करने के लिए, मुआशी हालत ठीक करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सनतकारी और निजकारी के ऊपर जो है वो काफ़ी काम किया, ठीक है। अब इन्होंने जो इस्लाहात की थी, ये मुआशी इस्लाहात बहुत लाजमी इस्लाहात होती हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी मुल्क कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता अगर मुआशी तौर के ऊपर वो कमज़ोर हो, यानी माल के लिहाज से, फाइनेंशियली, वेल्थ के लिहाज से अगर वो कमज़ोर हो तो वो आगे कभी भी बढ़ नहीं सकता, ठीक है। तो मुशर्रफ साहब ने क्या किया, मुआशी लिहाज से कि बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट लेकर आए, ठीक है। जाहिर सी बात है इंटरनेशनल दुनिया के अंदर जब आपका ये इमेज आएगा कि आप अमेरिका के साथी हैं, वॉर अगेंस्ट टेरर के अंदर साथ दे रहे हैं उनका, और आप ख़वातीन के जो हकूक़ हैं उनकी रहनुमाई कर रहे हैं, ठीक है, और उनको हकूक़ दिलाना चाहते हैं, उनको हकूक़ दे रहे हैं, उनके लिए जो है काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो इंटरनेशनली आपकी काफ़ी पजीराई होती है, उसकी वजह से बाहर के मुल्क जो है वो आपके यहाँ पर आने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है। और एक और काम जो इन्होंने किया वो प्राइवेटाइजेशन थी, ठीक है, जो निजकारी है, ठीक है, ये प्राइवेटाइजेशन है। आपकी जो पीटीसीएल है, ठीक है, यानी टेली कम्युनिकेशन जो है, ठीक है, टेली कम्युनिकेशन हो गई, ठीक है, मोटरसाइकिल हो गई, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, और आपकी जो कार इंडस्ट्री है, ठीक है, इनकी जब प्राइवेटाइजेशन हुई तो उसके अंदर कंपटीशन बढ़ा। पहले आपके पास जो है सिर्फ पाकटेल का नेटवर्क हुआ करता था, उसके बाद यूफोन, जैज़ वगैरह जितनी चीज़ें आई, ठीक है, इनका आपस में कंपटीशन बढ़ा। आप एक मैसेज जो है वो ₹1 के अंदर या ₹2 के अंदर किया करते थे, और वो उस ज़माने के अंदर आपको ₹1 और ₹2 की कोई ना कोई कीमत थी, आज तो है नहीं, लेकिन आज आपके पास ₹1 के अंदर 100 मैसेजेस होते हैं। ये क्यों है? क्योंकि आपके पास बहुत सारी दूसरी कंपनी जो है उनको लाया गया प्राइवेटाइज करके, और उनको ये ऑप्शन दी गई कि आप यहाँ पर सरमायाकारी करें, इन्वेस्टमेंट करें, और उनका कंपटीशन बढ़े आपस में। तो जब उनका आपस में कंपटीशन हुआ तो कभी एक ने रेट कम किया तो दूसरे ने भी रेट कम किया, उसके मुकाबले में तीसरे ने रेट कम किया, कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं कस्टमर्स हमारे पास आ जाएँ, ठीक है। तो इसका ये फायदा हुआ। इस तरह मोटरसाइकिल जो आपको जगह जगह नजर आ रही है, ठीक है, मुशर्रफ साहब के दौर से पहले आपको मोटरसाइकिलें नहीं नजर आती थी, आपको साइकिलें नजर आती थी, लेकिन इन्होंने मोटर कार, मोटरसाइकिलों की जो इंडस्ट्री है उसको प्राइवेटाइज करके उनको ये कंपटीशन उसके अंदर लाकर जो है एक हिजान पैदा कर दिया, और लोगों ने उस कंपटीशन का फ़ायदा उठाते हुए इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट
अनाउंसमेंट की, ठीक है, कि आपको तकरीबन हर घर के अंदर अब मोटरसाइकिल जो है वो मिलेंगे, ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स आपके पास बच्चे बच्चे के पास जो है वो मिलेंगे। और ये सारे काम जो हैं ये आपकी निजकारी और सनदकारी के जो हैं उनके रिजल्ट्स थे, ठीक है। तो मुआशी लेवल के ऊपर उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ी, ठीक है, जैसे कि रोज़गार बढ़ता है इसकी वजह से, ठीक है, नई कंपनियां खुलेंगी तो उसकी वजह से रोज़गार बढ़ेगा आपके पास, तो बहुत सारे लोग जो हैं उन वो पैसे कमाएंगे, बहुत सारे लोग पैसे कमाएंगे तो बहुत सारे लोग पैसे खर्च भी करेंगे, और वो पैसे खर्च करेंगे तो उनमें से टैक्स जनरेट होगा, वो टैक्स जो है आपके मुल्क के खजाने के अंदर जाएगा, और इस तरह से आपका मुल्क जो है वो मुआशी तौर के ऊपर बेहतर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मुआशी जो इस्लाहात थी उसका काफ़ी सारा अच्छा असर हुआ, और पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 6.8% के लिहाज से जो है वो ग्रोथ करता रहा इस लिहाज से। अच्छा, अब दूसरी जो इन्होंने इस्लाह की थी, ठीक है, वो थी जमहूरी इस्लाह। अब आप कहेंगे कि ये तो खुद जमहूरी नहीं थे, ये तो फौज से आए थे, ठीक है, और फौजी थे, और इन्होंने तो हुकूमत को के ऊपर गासिबाना हमला किया हुआ था। लेकिन ये बात भी कहने के लायक है कि जब जब आमरीत का दौर रहा उसके अंदर लोकल बॉडीज़ जो है उनके अंदर उनको काफ़ी सारे इख्तियारात दिए गए, और जब जमहूरी हुकूमतें आई तो उन्होंने लोकल बॉडीज़ को हुकूमत इख्तियारात जो है वो नहीं दिए, या उनके इख्तियारात अपने पास रख लिए, ठीक है, चाहे वो पीपल्स पार्टी क्यों ना हो, ठीक है। तो जमहूरी लेवल के ऊपर चाहे वो LFO हो, या आपके पास जो 2005 का लोकल बॉडीज़ का ऑर्डिनेंस है, ये आपके मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर हुआ, और काफ़ी मजबूत किस्म की इख्तियारात इन्होंने इनको दिए थे। अच्छा, अब मुआशरती के लिहाज से फिर इन्होंने जो है काम किए, ठीक है, ख़वातीन का कोटा एजुकेशन के अंदर, मिलिट्री के अंदर, आपके जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैं उनके अंदर, उसके अलावा नेशनल असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर, इन सब के अंदर जो है इन्होंने इसको फ़रोग दिया और उसको आगे फैलाया। और इसके अलावा पाकिस्तान ने जो है मुशर्रफ साहब ने जो है वो तालीम के अंदर भी काफ़ी इस्लाहात की, और HEC जो है आपके पास हायर एजुकेशन कमीशन, ठीक है, इसका क़याम, इसको आगे बढ़ाना, डॉक्टर अताउर रहमान साहब जो हैं उनके हवाले इसको करना, ताकि वो इसको आगे बढ़ाएं, और जितना फ़ायदा इससे पाकिस्तानी अवाम को मिल सकता है वो फ़ायदा पाकिस्तानी अवाम को इससे पहुँचाएँ, तो ये भी मुशर्रफ साहब का एक कारनामा था, ठीक है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान आपके पास जो शनाख्ती कार्ड है आजकल, ठीक है, जो आप बना रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, यानी आपके पास जो शनाख्ती कार्ड है कंप्यूटराइज, ये भी मुशर्रफ साहब की देन है, और इसकी वजह से अब इसका जो बाकी प्रोसेस है नादरा का, ठीक है, वो हो, या जितने भी इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे हैं जो इसमें ऐड हो सकते हैं लेकिन जो बाद में ऐड हुए नहीं हैं, और इसकी वजह से आपकी शनाख्त जो है वो आसान हो गई, आपकी नक़्ल हरकत जो है वो आसान हो गई। तो ये सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो कि मुशर्रफ साहब ने किए, और ये अच्छे स्टेप्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये स्टेप्स जो हैं वो ठीक नहीं हुए, लेकिन जिस चीज़ की बुनियाद गलत रखी गई होती है, ठीक है, आखिरकार वो इमारत जो है उससे गिर जाना होता है। तो मुशर्रफ साहब चूँकि वो प्रॉपर तरीके से आए नहीं थे, वो एक जमहूरी हुकूमत को गिरा कर आए थे, तो उनके खिलाफ सियासी सरगर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा तौर के ऊपर बढ़ी, और जो नवाज शरीफ साहब थे जो बाद में मुआहिदा करके सऊदी अरब चले गए थे, तो एक नवाज शरीफ साहब थे जो बड़ी पार्टी थी, ठीक है, और इसके अलावा जो है आपके पास बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हैं, ठीक है, और इससे पहले ये दोनों हुकूमतें कर भी चुके हैं। ये दोनों जो हैं इन्होंने सियासी तौर के ऊपर एक कंबाइंड फ्रंट बनाया और पुश करने की कोशिश की मुशर्रफ साहब को। आखिरकार फिर उन्होंने ऐलान किया कि इलेक्शंस होंगे, और उन इलेक्शन की कैंपेन्स के अंदर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं इनके ऊपर फायरिंग हुई, और ये जो है इस दायरे फ़ानी से कूच कर गई, और उसका इल्ज़ाम भी जो है वो मुशर्रफ साहब के ऊपर आया। फिर उसके बाद इलेक्शन हुए, और हमदर्दी का जो वोट है वो सारा पीपल्स पार्टी के ऊपर पड़ा, ठीक है, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन उस ज़माने के अंदर थी। इसको जब वो सारा वोट पड़ा तो उसके नतीजे के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के जो शोहर हैं वो सदर के तौर के ऊपर सामने आए, और जो इम्पीचमेंट का जो इरादा है, ठीक है, वो हुआ, और 18 अगस्त को 2008 को फिर आखिरकार परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया। और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है वो मुकम्मल हुआ, और इसके बाद इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर के ऊपर की तरफ जाएंगे।